नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज नाइट में। मैं हूं निखिल सिंह और आज न्यूज नाइट में बात सियासत के उस संदेश की जो केरलम के तिरुवल्ला से देश की राजनीति में नई बहस छेड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिला सशक्तिकरण पर जोर, एनडीए बनाम विपक्ष की रणनीति और इसी मुद्दे पर आज हमारी खास राजनीतिक चर्चा। चुनावी राज्यों में दिग्गजों की सक्रियता भी तेज है। अलग अलग मोर्चों पर नेताओं ने प्रचार की कमान संभाल ली है। पश्चिम बंगाल के मालदा में हिंसा के बाद जांच ने रफ्तार पकड़ ली है तो सुरक्षा और सियासी आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। वहीं कूटनीतिक मोर्चे पर भारत के लिए एक और अहम उपलब्धि, एलपीजी टैंकर ग्रीन सानवी ने हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर लिया है। तो न्यूज नाइट में इन सभी खबरों को हम आपको विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। केरलम के तिरुवल्ला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया बदलाव का आह्वान। कहा, एनडीए सरकार की नीतियों से ही महिला सशक्तिकरण संभव। तिरुवनंतपुरम में रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। सभी दलों के दिग्गजों ने चुनाव प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। असम में नितिन नवीन और चेन्नई में पीयूष गोयल ने किया एनडीए के लिए प्रचार, तो राहुल गांधी ने केरलम में और खड़गे ने पुदुचेरी में संभाली कमान। पश्चिम बंगाल में मालदा हिंसा में एनआईए की जांच दूसरे दिन भी जारी। कई ठिकानों पर टीम की छापेमारी। सुरक्षा के बीच होटल से काम कर रहे हैं न्यायाधीश। वोटरों को धमकाने के आरोप में टीएमसी के 2 नेता गिरफ्तार। वैश्विक चुनौतियों के बीच फार्मा सेक्टर की बड़ी उपलब्धि। 2025-26 में फरवरी तक दवा निर्यात 28 अरब डॉलर के पार। पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 5% की वृद्धि। देश में ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है सरकार। 7वें एलपीजी टैंकर ग्रीन सानवी ने किया स्टेट ऑफ हॉर्मुज पार। 44,000 मीट्रिक टन एलपीजी गैस लेकर पहुंचेगा मुंबई। अब बिना एड्रेस प्रूफ के खरीद सकेंगे 5 किलो एलपीजी के सिलेंडर। और हॉर्मुज खोलने और डील के लिए ट्रंप की ईरान को फाइनल चेतावनी। कहा, 48 घंटे में करो डील या झेलो नर्क का प्रकोप। वहीं ईरान के भी हमले लगातार जारी। तो न्यूज नाइट में शुरुआत करेंगे चुनावी राज्य से जुड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात केरलम की। केरलम विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तिरुवनंतपुरम में विशाल रोड शो किया। पीएम ने भाजपा एनडीए के पक्ष में प्रचार किया। इस रोड शो में भारी जनसमूह उमड़ा। सड़कों के दोनों ओर खड़े लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल खोलकर अभिनंदन किया, उनका स्वागत किया। पीएम के काफिले पर फूलों की बारिश भी की गई, पुष्प वर्षा की गई। लोगों ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। रोड शो के दौरान केरलम की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक भी देखने को मिली। केरलम में 9 अप्रैल को मतदान होना है। और केरलम की सियासत में चुनावी तपिश अब चरम पर है और तिरुवल्ला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदलाव का बिगुल फूंक दिया है। कांग्रेस और लेफ्ट पर तीखा हमला करते हुए पीएम मोदी ने विकास, सुरक्षा और प्रवासी भारतीयों के मुद्दे पर विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया। इसके साथ ही एनडीए सरकार बनने पर तेज रफ्तार विकास का भरोसा भी प्रधानमंत्री ने लोगों को दिया। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। केरलम के तिरुवल्ला में एनडीए की विशाल जनसभा के दौरान एलडीएफ, यूडीएफ दोनों प्रधानमंत्री के निशाने पर रहे।
अपार प्राकृतिक संसाधनों और संभावनाओं के बावजूद विकास की दौड़ में राज्य के पिछड़ जाने के लिए पीएम ने कांग्रेस लेफ्ट को जिम्मेदार बताया। इस चुनाव में एलडीएफ सरकार की विदाई को पक्का बताते हुए पीएम ने कहा कि राज्य में पहली बार भाजपा एनडीए की सरकार बनने जा रही है। पश्चिम एशिया के हालात की चर्चा करते हुए पीएम ने कहा कि खाड़ी देशों में केरलम के लोगों सहित बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं। पीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस जानबूझकर ऐसे बयान दे रही है जिनसे इन भारतीयों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। कांग्रेस गल्फ कंट्रीज को नाराज करने वाले बयान दे रही है। कांग्रेस चाहती है कि पैनिक फैले और उसे मोदी को गाली देने का मौका मिल जाए। अरे कांग्रेस के लोगों, एलडीएफ के लोगों, यूडीएफ के लोगों, अरे राजनीति अपनी जगह पे है। अरे चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन मेरे केरलम के लाखों भाई बहन वहां है। मेरे लिए उनकी सुरक्षा ये सबसे बड़ा काम है और मैं इसके लिए कमिटेड हूं। पीएम ने कहा कि भारत सरकार सैकड़ों की संख्या में भारतीय मछुआरों को सुरक्षित घर वापस ला रही है, लेकिन कांग्रेस को इनसे कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस को अपनी इस स्वार्थी सियासत के लिए केरलम के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। मैं आप सभी परिजनों को आश्वस्त करता हूं, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके परिवारजन भले ही आपसे दूर हो, लेकिन वो अकेले नहीं है। भारत सरकार इन देशों में रह रहे हर भारतीय के साथ है। युद्ध के बीच भी हम लोगों के, भारत के लोगों को हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं। पीएम ने केंद्र सरकार की तरफ से केरलम को यूपीए सरकार की तुलना में 5 गुना अधिक पैसा मिलने का जिक्र किया। सबरीमाला में चोरी के मामले का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा, चोरी एलडीएफ सरकार में हुई, जबकि चोरों के तार कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से जुड़े हुए पाए गए हैं। एलडीएफ सरकार सीबीआई जांच नहीं होने दे रही, जबकि कांग्रेस हिंदू हितैषी होने का नाटक कर रही है। एनडीए सरकार बनने के बाद एलडीएफ, यूडीएफ को उनके अपराध की सजा मिलकर रहेगी और जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा। स्वामी अयप्पा और उनके भक्तों के आक्रोश के आगे ये लोग बच नहीं पाएंगे। पीएम ने कहा कि कांग्रेस, यूडीएफ और एलडीएफ इन दिनों एफसीआरए के लिए झूठ फैलाने में लगे हैं। पीएम ने इन पर सीएए कानून, यूसीसी और केरल स्टोरी, कश्मीर फाइल्स और धुरंधर जैसी फिल्मों पर भी झूठ फैलाने का आरोप लगाया। पीएम ने गारंटी दी कि केरलम में एनडीए सरकार 5 साल में वो विकास करके दिखाएगी जो 50 वर्ष में नहीं हुआ। धीरज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण को एनडीए सरकार की प्राथमिकता बताया। पीएम ने 2029 लोकसभा चुनाव से ही महिला आरक्षण का लाभ देने के लिए 16 अप्रैल से होने जा रही संसद की 3 दिवसीय बैठक का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद इस बात को सुनिश्चित करेगी कि जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम करने वाले राज्यों की लोकसभा सीटें कम न हो। पीएम ने इसके लिए कांग्रेस सहित सभी दलों के साथ आने का आह्वान किया। 16, 17, 18 को 2 काम करने हैं। केरल हो, तमिलनाडु हो, बाकी राज्य हो, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया है। लोग झूठ फैला रहे हैं कि जनसंख्या कम हो रही है तो सीटें कम हो जाएगी। हम इस बार पार्लियामेंट में पक्का करना चाहते हैं, पार्लियामेंट में कानून पे थप्पा लगाना चाहते हैं कि केरल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, आंध्र हो, गोवा हो, तेलंगाना हो, कहीं पर भी लोकसभा की सीटें कम न हो, इसका थप्पा लगाने के लिए। और दूसरा, महिलाओं के लिए जो सीटें होगी वो अतिरिक्त सीटें बढ़ जाए, इतना बड़ा फायदा हमारे दक्षिण भारत के राज्यों को मिले, इसके लिए हम कानून संशोधन के लिए सत्र बुला रहे। हमने कांग्रेस के लोगों को मीटिंग के लिए बुलाया। हम आशा करते हैं कि वो हमारी बात मान करके आएंगे। हमने इंडिया अलायंस के मित्रों से बात की है।
आप भी लोगों को बताइए, कांग्रेस के लोगों को बताइए, एलडीएफ के लोगों को बताएं कि महिलाओं के अधिकार का एक कानून निर्विरोध पास होना चाहिए। ये उनसे वादा लीजिए आप लोग, और मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि मेरी माताओं बहनों का ये हक 40 साल से लटका हुआ है, अब 2029 के चुनाव में फिर से लटकना नहीं चाहिए। इसलिए मैं सभी राजनीतिक दलों पर देश की माताएं बहनें दबाव डालें, सब संसद में आएं और इस कानून को पारित करें। तो महिला सशक्तिकरण की बात, महिला भागीदारी का संकल्प प्रधानमंत्री ने जताया केरलम से, और केरलम के तिरुवल्ला पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री के अभिनंदन के लिए भारी जनसमूह उमड़ आया। लोगों ने पीएम का बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने सभी का अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। मैं केरलम की ताकत को देख रहा हूं। अभी जहां हमारा हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, हेलीपैड से मैं यहां तक आया, जितने लोग यहां है ना, उससे ज्यादा लोग रोड शो में वहां खड़े थे। मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था, रोड शो का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन पूरे रास्ते भर मैं देख रहा था लोग ह्यूमन चेन की बात करते हैं, लेफ्ट के लोग। आज यहां के लोगों ने ह्यूमन वॉल बना करके दिखा दिया। भारी भीड़ उमड़ी प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। पारंपरिक तरीके से लोगों ने स्वागत भी किया। और यहां हम बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो केरल की सियासत पर विशेष चर्चा करेंगे अपने विशेष मेहमानों के साथ में। और जिस तरह से महिला भागीदारी की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सियासत में उठाई है, इस पर केरल के लोगों का और केरल के सियासतदानों का, राजनीतिज्ञों का क्या रुख है, इस पर भी विशेष बातचीत करेंगे ब्रेक के बाद। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश हो रहा है आयुष्मान, मुफ्त उपचार मिल रहा, अब कोई लाचार ना रहा, जन जन का हो रहा कल्याण। गरीबों की शान ये है स्वास्थ्य का वरदान। आयुष्मान आयुष्मान देश हो रहा आयुष्मान।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत करोड़ों लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज के हकदार। तो आप भी आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाई जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हम विशेष चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज विशेष चर्चा केरल की सियासत पर करेंगे और महिला भागीदारी का संकल्प, राजनीति का नया विकल्प, ये केरल की सियासत से जुड़ी हुई राजनीति की बात कर रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री ने आज महिला भागीदारी का संकल्प जताया और साथ ही साथ इस बात की भी बात कही कि महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो महिला भागीदारी का संकल्प, राजनीति में नया विकल्प, ये आज का हमारा विशेष है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ विनीता हरिहरन, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ी हैं। विनीता जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ पी कृष्ण प्रसाद, जो कि केरल के पूर्व विधायक हैं CPIM के, बहुत स्वागत है पी कृष्ण प्रसाद जी। और इसके साथ ही साथ प्रफुल्ल केतकर, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक हैं ऑर्गेनाइजर के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल जी, बहुत स्वागत है। चूंकि महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है तो मैं सबसे पहले विनीता जी के पास जाऊंगा। विनीता जी, जिस तरह से बहुत सारी बातें आज प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में भी कही और बहुत दिनों से हो रही है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, विकास की भी बात कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक सारी बातों के अलावा एक बात और उठाई है और वो है महिला सशक्तिकरण का एक जो संकल्प व्यक्त किया है और साथ ही साथ ये जोड़ा कि भाई ये महिला आरक्षण के साथ में जो सीटें बढ़ाने की बात थी उस पर भी उन्होंने जोर दिया। आपको लगता है कि केरल की सियासत में ये एक नया विकल्प हो सकता है या एक राजनीतिक ब्रेक थ्रू के तौर पर आप इसको देख रहे हैं? आपको लगता है कि एक नई बात है जिसको लोग वेलकम करेंगे? कैसे देखते हैं इसको? जी ज़रूर। जब विमेंस रिजर्वेशन बिल आई थी 2023 में, जब वो पास हुई थी लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस में, तो एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी बिकॉज इतने सालों से कोई भी पार्टी नहीं कर पा रही थी और नेशनल लेवल पर ये हो गई है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसी से बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म बढ़ चुकी थी कार्यकर्ताओं में और महिला जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, महिला लीडर्स के लिए काफ़ी एंकरेजमेंट मिली थी उस बिल के पास होने से। और अभी वो इट्स कमिंग इनटू एक्शन, तो अभी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है, स्पेशली जो आने वाले लोकसभा चुनाव है 2029 में, तो 2029 में जो इलेक्शंस होगी उसमें भी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है महिलाओं को लेकर। और वैसे भी जो बीजेपी जो पार्टी है, जैसे NDA जो पार्टी है, काफ़ी महिलाओं को प्रोत्साहित करने वाली पार्टी है, महिलाओं के लिए प्रोग्रेसिव तरह से वो अपॉर्चुनिटीज देते हैं और एम्पावर भी करती है। ये बीजेपी जो और NDA के जो पार्टी है, काफ़ी अच्छी तरह से महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज भी देने वाली पार्टी है ये। जी बिल्कुल। इस बात पर रुख जानेंगे पी कृष्ण प्रसाद जी का। पी कृष्ण प्रसाद, ये महिला सशक्तिकरण की, विमेन एम्पावरमेंट की बात प्रधानमंत्री ने की है। आप प्रधानमंत्री की इस बात का समर्थन करते हैं? संसद में उनके साथ खड़े दिखाई देंगे? कैसे देखते हैं, या राजनीतिक विरोध जारी रहेगा? ये जो आपका आवाज पूरा सही रूप में नहीं आ रहा है, तो भी मुझे जो समझ में आ गया वो महिलाओं का भागीदारियों के बारे में आप बोल रहा है। ये सही है कि ये भाजपा का और RSS का एक आम सांगठनिक रूप में 13% 15% वोट शेयर है और भाजपा अभी एक धंधे के रूप में, बिजनेस का रूप में राजनीति को बदल चुका है। और ये जो लोग आया है वो सिर्फ वो जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से नहीं है, उन्होंने सामने वाले सारे डिस्ट्रिक्ट से लोगों को इकट्ठा करके बड़े पैमाने पे एक बिजनेस करने का तरह ही प्रोफेशनलिज्म का आधार पे ये सब कुछ करा रहा है। ठीक है सर, रैली के बारे में बात करिएगा। पी कृष्ण प्रसाद जी, मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, आपको मैं शायद मेरा सवाल ठीक से आपको सुनाई नहीं पड़ा। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये जो महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, महिला आरक्षण को लोकसभा में जो देने की बात प्रधानमंत्री ने आज कही है, क्या पार्टी आपकी CPIM, आप उनके साथ खड़े हैं या आपका विरोध जारी रहेगा, राजनीतिक विरोध जारी रहेगा इस पर? महिलाओं के साथ में हैं आप?
ये जो हमारा जो महिलाओं का आरक्षण का जो बातें हैं उसमें हम हमेशा प्रिंसिपल पोजीशन लिया है कि महिलाओं को आरक्षण का जरूरत है, उसका अधिकार है, वो देना चाहिए। अभी तक उनको नहीं मिला, वो उनका खिलाफ अन्याय है। इसलिए हम हमेशा महिलाओं का आरक्षण के लिए खड़ा है, उसमें कोई बात नहीं है। और ये चुनाव में जो बात है उसमें केरल का जो महिलाओं है वो महिलाओं को सबसे बेहतर एक पीछे 10 साल का अंदर हम देश में सबसे पहले हम हर महिलाओं को 1000 रुपया उनका 35 साल के ऊपर का सारे महिलाओं को देने का फैसला हम किया है। और उसमें 35 लाख महिलाओं को हमारा सरकार का तरफ से हर महीने में हम दे रहा है। और महिलाओं को सभी महिलाओं हम सबसे ज्यादा शिक्षा है और व्यवस्था सभी के लिए, रोजगार का व्यवस्था, शिक्षा का व्यवस्था, आवास का व्यवस्था और हमारा गरीबी को हटाने का जो काम है। सबसे ज्यादा गरीबियों का दिक्कत महिलाओं को, बच्चे को पड़ते हैं, लेकिन केरल देश में सबसे पहले एक ही राज्य बन गया जहां अधिक गरीबी को खत्म किया है। और अभी हमने ये अभी जो घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र में हम ये बताया है कि 5 लाख जो लोगों को हम घर दे देंगे। और ये भी है, अभी तक अब 5 लाख दे चुका है और गरीबी को पूरा से पूरा ये सेकंड राउंड में बात करेंगे। महिलाओं को सबसे ज्यादा उसका फायदा मिलेगा। ठीक आपकी बात हम सेकंड राउंड में करेंगे। मैं सोचता हूं कि एक बार महिलाओं की जो बात है कम से कम फर्स्ट राउंड में इसकी बात रखें और इसी पर हम प्रफुल्ल केतकर जी से भी उनके विचार जानना चाहेंगे। प्रफुल्ल केतकर जी, आपको लगता है कि ये जो महिला आरक्षण की बात कही गई, ये मुद्दा केरल की जो पारंपरिक LDF UDF की सियासत है उसके लिए ब्रेक थ्रू है? महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करके प्रधानमंत्री ने एक नई बात कम से कम कही है, राजनीति का एक नया तोड़ है वहां के लिए, ऐसा देखते हैं आप? देखिए निखिल जी, हमको 2 चीजें समझनी चाहिए। 1990 के दशक से महिला आरक्षण का मामला चल रहा था और कभी वो जातिगत आरक्षण के मामले पर, कभी कितनी सीटें जाएंगी, वो 33% जाएंगी तो पुरुषों के खाते में से जाएंगी या नहीं जाएंगी, ये सारा डिबेट चल रहा था। और ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने जो एक तरफ 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया और उसके आधार पर अब 16 तारीख से होने वाले सेशन में फाइनली उसमें अमेंडमेंट होकर सीटों की भी संख्या निश्चित होने जा रही है। और उसमें प्रधानमंत्री जी ने आज 2 चीजें स्पष्ट की। एक, जनसंख्या के आधार पर दक्षिण के किसी भी राज्य के सीट का नुकसान नहीं होगा। दूसरा, उसमें महिलाओं की जो सीटें होंगी वो अतिरिक्त सीटें होंगी। ये दोनों चीजों की स्पष्टता आना मैं मानता हूं कि एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि खास करके केरल में महिलाओं का वोटिंग ये डिसाइसिव होता है। और जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में एक स्पष्ट रूप से एक कॉर्नर स्टोन रखा के जो माताएं बहनें हैं उनका विकास, उन्होंने शौचालय का हो या PM आवास योजना हो, सारे इसमें कितनी महिलाओं का योगदान, कितनी महिलाओं ड्रोन दीदी से लेकर के और बहुत सारी महिला सशक्तिकरण की योजनाएं चलाई जी। प्रतिनिधित्व उसमें जुड़ जाने के कारण निश्चित रूप से बीजेपी और NDA को उसका एक सकारात्मक बेनिफिट तो जरूर मिलेगा। ठीक है, अगर थोड़ी सियासत की बात करें, पी कृष्ण प्रसाद, अगर सीधे तौर पर जिस तरह से आप दोनों लोग LDF और UDF एक दूसरे के ऊपर, जो खासतौर पर बीजेपी को B टीम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये पिछले काफी समय से आरोप प्रत्यारोप जो चल रहा है, राहुल गांधी के खिलाफ भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स आप लोग की तरफ से आ रहे हैं, किस तरह आपको लगता है कि ये तुष्टीकरण की सियासत एक बार फिर आप लोग सेंटर पॉइंट पे लेकर आना चाहते हैं, इसके जरिए बीजेपी को B टीम बता करके एक दूसरे के साथ में, और कहीं ना कहीं ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक वर्ग का वोट हमारे साथ बना रहे? पी कृष्ण प्रसाद, आपने क्या एक और बार पूछिए, आपका आवाज पूरा नहीं आ रहा है। जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये जो एक दूसरे को B टीम बता रहे हैं LDF UDF, क्या ये तुष्टीकरण की सियासत से ओतप्रोत है? ये एक वर्ग का वोट लेने के लिए है? ये तो B टीम का जो बात आपने बोल रहा है, देखो कि भारत में सबसे अच्छी तरह भाजपा को रोकने में केरल सबसे आगे है। केरल में एक भी MLA भाजपा को नहीं मिला, और जहां भाजपा को एक MP इस बार मिला है
वो भाजपा को अपना ताकत से नहीं मिला। जो त्रिशूर में जो सुरेश गोपी को जीत मिला, वहां 80,000 वोट यूडीएफ का घटा है और वामपंथियों का वोट तो बढ़ा हुआ है। 10,000 वोट ज्यादा बन गया, लेकिन 80,000 वोट यूडीएफ का और कांग्रेस का कम हो गया। वो वोट भाजपा में गया है। का डील और बी टीम का भाजपा और कांग्रेस का बीच में हो रहा है। अभी ये त्रिवेंद्रम जो कॉर्पोरेशन में जो जीत मिला, ठीक है, लेकिन ये देश भर में आप चाहे वो तमिलनाडु की बात हो, आपके पड़ोसी राज्य या पूरे देश भर में हो, आप वहां कांग्रेस के साथ खड़े दिखते हैं। यहां पर कैसे लोग बिलीव करेंगे कि बीजेपी आपकी बी टीम हो जाएगी, आई मीन कांग्रेस की बी टीम हो जाएगी? पी कृष्णपुर, आवाज नहीं आ रही। जी, मैं कह रहा हूं कि देश भर में आप लोग कांग्रेस के साथ खड़े दिखते हैं, तमिलनाडु समेत, और यहां पर आप कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे की बी टीम है। ये बात किसके गले उतरेगी? नहीं, ये सही है कि ये भारत देश का जो राजनीति है और यदि बहुत कॉम्प्लिकेटेड राजनीति बन चुका है, और अभी भाजपा में जितना भी ताकत मिला वो कांग्रेस का ताकत भाजपा में चला गया। अभी तक 200 से ज्यादा कांग्रेस का एमपी एमएलए भाजपा में हो गया है और 13 से ज्यादा मुख्यमंत्री भाजपा में चला गया है। इसलिए कांग्रेस और भाजपा में ये सब कुछ हो रहा है। और लेकिन भी अभी भी विपक्ष में सबसे बड़ा दल तो कांग्रेस है और भाजपा का रोकने के लिए ताकत किसी भी विपक्ष का दलों में अपना तरफ से नहीं है। इसलिए गठबंधन का राजनीति का साथ हमको जाना पड़ता है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थिति है, वो अलग अलग परिस्थिति का आधार पर ये सब कुछ हो रहा है। देश की जनता इसको देख रही है, समझ भी रही है। आप कह रहे हैं कि राजनीति थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन लोग इसको बहुत सीधे तरीके से समझते हैं कि ये सत्ता की सियासत है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से चलती है। आप कुछ भी उसको समझाते रहें, लोग समझदार हैं, अपने हिसाब से अपने तरह से उसको समझेंगे। विनीता हरिहरन, बीजेपी को ये लोग बी टीम कहीं कांग्रेस का बता रहे हैं, कभी आप यूडीएफ का बता रहे हैं, एलडीएफ का बता रहे हैं, लेकिन कैसे अपने आप को ए टीम साबित करने जा रहे हैं आप लोग इन चुनावों में? क्या कुछ करने जा रहे हैं? क्या रणनीति है आपकी? जी, अभी एक हमारा कैरेक्टर रणनीति। चलिए सर, अभी विनीता जी की बारी है। जी विनीता जी। अभी ये जो ये ऑपोजिशन की नैरेटिव जो है, बस यही बाकी रह गई है। उनको ए टीम और बी टीम की जो आरोप लगाते रहते हैं, जबकि आपने स्पष्ट रूप से कहा कि जैसे हमें सब पता है कि इंडिया अलायंस क्या है, इंडिया अलायंस में कौन कौन से पार्टीज जुड़े हुए हैं, और 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में भी इन लोगों ने साथ हाथ जोड़ के उन्होंने कंटेस्ट किया था इलेक्शंस, और अभी असेंबली में आके एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। तो ये सबसे बड़ी मजाक वाली बात है। और जहाँ जितना वोटर्स है अभी आज के, जहां तक वोटर्स की बात है, सब पढ़े लिखे वोटर्स हैं, बस लिटरेट नहीं है लेकिन एजुकेटेड है, एजुकेटेड वोटर्स है, जेन ज़ी है वोटर्स, काफी नए वोटर्स भी आ गए हैं, और ये सब देख रहे हैं जो बता रहे हैं ए टीम और बी टीम और सी टीम। तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है, कोई कंटेंट ही नहीं है इसमें। लेकिन जब आप इसको कंपेयर करोगे कि जितनी जो डेवलपमेंट्स हुई है कंट्री में, ये जेन ज़ी और नए वोटर्स और सारे जो एजुकेटेड वोटर्स है वो जानते हैं कितना हम फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी से फास्टेस्ट 5 ग्रोइंग इकोनॉमीज में हम आ गए हैं पिछले 10 साल में, मोदी जी के नेतृत्व में और एनडीए के नेतृत्व में कैसे भारत प्रोग्रेस कर रही है, ये सब देख रहे हैं। और ये जो नैरेटिव है इतना स्ट्रांग है, इतना कंटेंट, इट्स नॉट अ नैरेटिव, रियलिटी है कि हम इतने आगे बढ़ चुके हैं। ये कंट्री जो है ग्लोबली अभी एक बहुत बड़ी शक्ति बन के उभर गई है इंडिया। तो इसके आगे उनको और कोई नैरेटिव नहीं है, तो ए टीम और बी टीम और सी टीम कह के रह जाएंगे ये लोग। जी बिल्कुल। प्रफुल्ल केतकर जी, आप इसको कैसे परिभाषित करेंगे? मैं उत्सुक हूं ये जानने के लिए, क्योंकि केरल की जो सियासत है, आपने पिछले दिनों में इसको फॉलो किया होगा। कोई किसी के आरोप लगा रहा है, राहुल गांधी को यहां पर कहा जा रहा है, लेकिन बाकी में आप गलबहियां कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पूरी सियासत को? देखिए निखिल जी, हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि केरल का बीजेपी ऑर्गेनाइजेशनली स्ट्रांग होने के बाद भी सीट कन्वर्जन नहीं होता, और उसमें सीपीएम का वगैरह कोई क्रेडिट नहीं है। सीपीएम का क्रेडिट रहता तो सीपीएम बीजेपी को बंगाल में रोक लेती है, त्रिपुरा में रोक लेती। जी, सच्चाई यह है कि केरल की जो डेमोग्राफी है वो बीजेपी के लिए फेवरेबल नहीं है। और जब एलडीएफ यूडीएफ का कुछ सीटों पर जहां पे बीजेपी
विनिंग पोजीशन में होती है, वहां पे टैक्टिकल अलायंस होता है और वहां पे वो शिफ्ट होता है और उसके कारण बीजेपी को वहां पे सीट कन्वर्जन नहीं हो पाता। तिरुवनंतपुरम में और उससे पहले सुरेश गोपी की जो सीट थी, वहां पे दोनों जगह पे पहली बार बीजेपी ने ये करिश्मा करके दिखाया। तो ये एक दिखाता है कि आप जब यदि कंसिस्टेंट एफर्ट करते हो, और आज खास करके करप्शन, कम्युनलिज्म और वेल्थ में केरल के जो लोग हैं उनके सिक्योरिटी का इश्यू जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने उठाया है, वो क्लियरली एलडीएफ और यूडीएफ दोनों को कटघरे में खड़ा करने वाला है। क्योंकि अभी केरल की पॉलिटिक्स में यूडीएफ और एलडीएफ दोनों मुस्लिम वोट का पोलराइजेशन करने के लिए, और इसीलिए वो बार बार ईरान के पक्ष में सरकार को भूमिका लेने के लिए एक तरीके से दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। सरकार दोनों तरफ से बैलेंस करके चल रही है, और ऐसे में केरल में ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, क्योंकि लगभग हर गांव से, हर परिवारों से कोई ना कोई व्यक्ति गल्फ में है। और ऐसे में ये एलडीएफ यूडीएफ का अलायंस, चाहे सबरीमाला वाला इश्यू हो, चाहे अभी कृष्ण प्रसाद जी ने सीधी भूमिका नहीं ली, लेकिन मुझे जहां तक मेरी जानकारी है वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पर भी वो कांग्रेस की लाइन ही टो करेंगे। तो ऐसे में ये टैक्टिकल अलायंस किस तरीके से केरल में काम करता है, बंगाल में किस तरीके से, क्योंकि बंगाल में ये साथ में मजे की बात यह है कि बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस सीपीएम मिलकर एमआईएम को बीजेपी की टीम बताते हैं। तो ये एबीसी टीम का, मुझे तो भारत की राजनीति में जहां पे मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है और फर्स्ट पास सिस्टम है, वहां पे किसी और पार्टी को बी टीम मानने से अच्छा है अपने एजेंडे पर या किसी को रोकने से। जब निगेटिव पॉलिटिक्स होती है कि हमको इनको रोकने की पॉलिटिक्स करनी है, आपको लाने की पॉलिटिक्स करनी चाहिए, तब मुझे लगता है कि सही में सकारात्मक राजनीति हो पाएगी। ठीक ठीक ठीक, निश्चित तौर पर, और सकारात्मक राजनीति की जरूरत है। फिलहाल जनता इसको बहुत बारीकी से देख रही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जोड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे प्रचार के मैदान में जुटे दिग्गज। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर एमडीएच मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जब हमने वर्ल्ड कप जीता तो सिर्फ हमारी टीम नहीं जीती, पूरा देश जीत गया। उस पल हर खिलाड़ी और हर देशवासी गर्व महसूस कर रहा था। लेकिन ये जीत अचानक नहीं आई। वर्ल्ड कप के दौरान कोच और हमारा सपोर्ट स्टाफ हर टीम के आंकड़े और स्टैट्स इकट्ठा करते थे। इन्हीं आंकड़ों से हम रणनीति बनाते थे और फिर मैदान पर उतरकर उसे सच कर दिखाते थे। ठीक इसी तरह देश में जनगणना 2027 शुरू होने वाली है। जब एन्यूमरेटर आपके घर आए, उनका स्वागत करें। वो आपसे पूछेंगे कुछ सवाल, आपके जवाबों से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े। फिर इन्हीं आंकड़ों के आधार पर देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं, ताकि हर जन तक पहुंचे प्रगति और विकास। इसीलिए जब एन्यूमरेटर आपके घर आए तो उन्हें सही और सटीक जानकारी जरूर दीजिए, क्योंकि जैसे सही रणनीति से मैच जीता जाता है, वैसे ही सही आंकड़ों से देश आगे बढ़ता है। हमारी जनगणना, हमारा विकास। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और 5 प्रदेशों में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। असम, केरलम, पुडुचेरी में 9 अप्रैल को एक चरण में मतदान होना है, तो वहीं तमिलनाडु में 23 अप्रैल को और पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में मतदान होना है। सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं और अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। चुनावी राज्यों में आज किस तरह से रहा रंगत और क्या कुछ हुआ खास, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। असम में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है।
भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में लगातार दूसरे दिन चुनावी जनसभा को संबोधित किया। श्री भूमि में आयोजित जनसभा में नितिन नवीन ने एनडीए की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और असम तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। सड़क, बिजली, रोजगार जैसे हर क्षेत्र में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। नितिन नवीन ने कहा कि अब अरुणोदय योजना के तहत लाभार्थियों को 3,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। महिलाओं के सशक्तिकरण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार माताओं बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उनकी सुरक्षा, सम्मान और आर्थिक मजबूती सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। असम के चुनाव के परिदृश्य जनता ने पहले ही साफ कर दिया है। जिस प्रकार से भारी जनसमूह हर कार्यक्रमों में उपस्थिति दे रहा है, मेरा ये मानना है असम में फिर से एनडीए और भाजपा की प्रचंड जीत होने जा रही है और हम असम में 2/3 बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2026 में दिल्ली में भाजपा सरकार का पतन होगा। वे बंगाल को टारगेट कर रहे हैं। 2026 সালে দিল্লিতে বিজেপি সরকারের পতন হবে। আমরা যদি একটু বুঝে থাকি, আমরা যদি একটু ভারতবর্ষকে চিনে থাকি, বাংলায় জিতে ওরা বাংলাকে টার্গেট করেছে, আমরা দিল্লিকে টার্গেট করছি। আগামী দিন তৈরি থাকুন মোটা ভাই। वहीं चेन्नई में भाजपा के वरिष्ठ नेता पीयूष गोयल ने श्वेत पत्र जारी करके कहा कि तमिलनाडु की सरकारी कंपनियों द्वारा संचालित संस्थानों पर भी लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज है। मुख्यमंत्री के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। वे तमिलनाडु के लोगों का ध्यान मूल मुद्दों से भटकाने के लिए झूठी कहानियां गढ़ रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि पैसा कहां गया। भ्रष्ट डीएमके सरकार के कारण तमिलनाडु दिवालिया होने की ओर बढ़ रहा है। तमिलनाडु is heading towards bankruptcy under the inept and corrupt DMK government. The debt has almost doubled in the last 5 years of DMK government. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मदुराई के मेलूर क्षेत्र में AIADMK उम्मीदवार पेरिया पुल्लन सेल्वम ने अनोखे तरीके से चुनाव प्रचार किया। सेल्वम ने मेलूर के पास वेल्लालूर गांव में पहुंचकर स्थानीय परंपराओं का पालन करते हुए ग्रामीणों से समर्थन मांगा। वेल्लालूर अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के लिए जाना जाता है। अपनी परंपरा को ध्यान में रखते हुए AIADMK उम्मीदवार वेल्लालूर पहुंचे और उन्होंने गांव के बुजुर्गों की उपस्थिति में पान के पत्ते चढ़ाए और मतदान के लिए अनुष्ठान किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और पूरे माहौल में पारंपरिक रंग देखने को मिला। केरल विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पारा चढ़ चुका है। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अलप्पुझा और एर्नाकुलम में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज केरल की LDF सरकार को कोई और ही कंट्रोल कर रहा है। What is disturbing him and many workers of the left front is that there is a hidden hand today that is running the LDF government. वहीं पुदुचेरी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, DMK और कांग्रेस तमिलनाडु में हमेशा जीतते हैं, उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री सपना देख रहे हैं और हम सपना नहीं देखते। DMK Congress always win in Tamil Nadu and this is a record and he is dreaming. We are not dreaming. People are with us. People will vote. They will elect. चुनाव प्रचार, रैली और रोड शो देखकर ये पता करना मुश्किल होगा कि जनता किसकी ओर है। हालांकि सभी पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन जीत का असली ताज किसे मिलेगा ये 4 मई को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां की सियासत गर्म है और उसके साथ ही साथ वो हिंसा के लिए भी फिलहाल चर्चा में है। पश्चिम बंगाल के मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने का मामला अब सियासी और सुरक्षा दोनों मोर्चों पर बड़ा मुद्दा बन गया है। NIA की जांच तेज है और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी चरम पर है। देखिए ये विशेष रिपोर्ट।
मालदा हिंसा में राष्ट्रीय जांच एजेंसी लगातार दूसरे दिन भी एक्शन में दिखी। देर शाम तक चली जांच के बाद शनिवार सुबह से ही एनआईए और पुलिस की टीमों ने कई ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। जांच का फोकस अब उस पायलट गाड़ी पर भी है जिसकी मदद से न्यायाधीशों को सुरक्षित निकाला गया था। चालक और अधिकारियों से पूछताछ जारी है। सुरक्षा के मद्देनजर एसआईआर की सुनवाई रोक दी गई है, जबकि बंधक बनाए गए 7 न्यायाधीश अब होटल से ही केंद्रीय सुरक्षा के बीच काम कर रहे हैं। मालदा की घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस पर कानून व्यवस्था में फेल होने का आरोप लगाया है, तो वहीं कांग्रेस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है। आज यहाँ अधिकारी और न्यायिक अधिकारी भी अपने आप को सुरक्षित नहीं मानते। मालदा व मोतीवाड़ा में जो हुआ है वो कोई सामान्य घटना नहीं है। किस तरह से अधिकारियों को डराने का काम किया गया और एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था। अगर ये हालत आज बंगाल की है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आम नागरिक कैसे जी रहा हो। सही ढंग से अगर तफ्तीश किया जाए तो दूध का दूध और पानी की पानी सबको सामने उजागर हो सकते हैं। बंगाल में ऐसा कोई हिम्मत वाले नहीं होते हैं जो बिना सरकारी मदद कोई हिंसक घटना को अंजाम दे सकते हैं। मालदा के कालियाचक में हुई इस घटना के मुख्य आरोपी मुफक्करुल इस्लाम को 14 दिन और अक्रमुल बागानी को 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। आरोप है कि इन्होंने भीड़ को भड़काया, जिसके बाद न्यायिक अधिकारियों को 9 घंटे से ज्यादा समय तक बंधक बनाकर रखा गया। एनआईए की 40 सदस्यीय टीम पूरे घटनाक्रम की गहराई से जांच कर रही है। उधर राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा लगातार राज्य की ममता सरकार पर सवाल उठा रही है। मुख्यमंत्री लगातार जो बयानबाजी कर रहे हैं उस पे दंगा भड़कने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता मुख्यमंत्री का ये जो साजिश है इसको ठुकरा देंगे। पश्चिम बंगाल की जनता समझ गए हैं, वो बहुसंख्यक भी समझते हैं और अल्पसंख्यक भी समझ लेगा, और सारा निशाना, सारा उंगली तृणमूल का तरफ है, किसी विपक्ष का तरफ नहीं। पश्चिम बंगाल में कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। खुद ममता बनर्जी बार बार मंच में उठ के ऐसा भाषण देंगे, ऐसा धमकी देंगे, महिला को बोले, महिला लोगों को ऐसा ही बोलेंगे कि आप लोग कोई किसी को देखो तो आप लोग घर से आप हाथा खुंती लेकर निकल जाओ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जनता के ऊपर भरोसा उसका चला गया है। हाफिजुल मोल्ला पर मतदाताओं को धमकाने का आरोप लगा है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे एक वीडियो में हाफिजुल मोल्ला कथित तौर पर कहते सुनाई दे रहे हैं, আমাদের 29 तारीख ভোট এবং 4 মে গণনার সন্ধ্যার পর থেকে তাদের উপরে স্টিম রোলার চলবে, আমরা খোলা আকাশের নিচে বলে যাচ্ছি। इस घटना के बाद हाफिजुल मोल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है। टीएमसी के एक और नेता राजू मंडल ने चुनाव प्रचार के दौरान जनता को सीधे तौर पर धमकी दे डाली। পদ্মফুলে ভোট দেওয়া যাবে না, যদি ভোট গন্ডগোল হয়েছে তাহলে ভোট দেওয়ার দরকার নাই। আর আমাদেরকে জিতিয়ে যদি কাজ করাতে হয় প্রত্যেকটা বিষয়ে, পাড়ার ছেলে পাড়ার লোক যারা তৃণমূল করে মানুষের পাশে থাকে 24 ঘন্টা তাদেরকে ভোট দিতে হবে। हालांकि इस बयान के बाद पुलिस ने मुर्शिदाबाद से राजू मंडल को भी गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को भवानीपुर में सुवेंदु अधिकारी के नामांकन के मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह के रोड शो के दौरान भारी अव्यवस्था देखने को मिली थी। इस घटना के बाद चुनाव आयोग ने सख्त कदम उठाते हुए कोलकाता पुलिस के दक्षिण डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर सिद्धार्थ दत्त समेत 4 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। मालदा मामले ने बंगाल की कानून व्यवस्था, चुनावी माहौल और प्रशासनिक जवाबदेही तीनों पर ही बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कोलकाता से सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर एमडीएच मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा।
और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश हो रहा है आयुष्मान, मुफ्त उपचार मिल रहा, अब तो लाचार ना रहा, जन जन का हो रहा कल्याण। गरीबों की शान ये है स्वास्थ्य का वरदान। आयुष्मान आयुष्मान देश हो रहा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत करोड़ों लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज के हकदार। तो आप भी आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें। चमकी चाट से क्या बना है? क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बढ़ाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, हर चमकी चाट है इसकी जान। चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मसाले सच MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और भारत ने एक और कूटनीतिक सफलता हासिल की है जब 7वां एलपीजी टैंकर ग्रीन सानवी सफलतापूर्वक स्टेट ऑफ हॉर्मूज पार करते हुए मुंबई की ओर बढ़ रहा है। इस टैंकर में करीब 44,000 मीट्रिक टन एलपीजी का माल लोड किया गया है, जो भारतीय बाजार की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इस जहाज के 7 से 9 अप्रैल के बीच मुंबई पोर्ट पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा भारत के अन्य टैंकर्स ग्रीन आशा और जग विक्रम भी जल्द ही अपने निर्धारित मार्गों पर यात्रा पूरी करने के लिए तैयार है। और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। अब 5 किलो एलपीजी सिलेंडर्स खरीदने के लिए एड्रेस प्रूफ की जरूरत नहीं होगी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के इस फैसले के तहत उपभोक्ता सिर्फ वैध पहचान पत्र दिखाकर नजदीकी डिस्ट्रीब्यूटर से छोटा सिलेंडर खरीद सकेंगे। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर संभावित असर को देखते हुए देश में ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा यह कदम उठाया गया है। यह फैसला खासतौर पर प्रवासी मजदूरों और उन लोगों के लिए लिया गया है जिनके पास स्थानीय पते के दस्तावेज नहीं होते। 23 मार्च से अब तक करीब 5.7 लाख छोटे सिलेंडर बेचे जा चुके हैं, जो बढ़ती जरूरत और मांग को दर्शाता है। सरकार ने साफ किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है और लोगों से अपील की गई है कि वे घबरा कर खरीदारी न करें, पैनिक बाइंग न करें। मांग को संतुलित रखने के लिए एलपीजी बुकिंग साइकिल बढ़ाने और पीएनजी, केरोसिन और इलेक्ट्रिक कुकिंग जैसे विकल्पों को बढ़ावा देने के कदम भी उठाए गए हैं। इसके अलावा जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्ती करते हुए 3,700 से ज्यादा छापे मारे गए हैं और नियमों का उल्लंघन करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स के लाइसेंस तक सस्पेंड किए गए हैं। और रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर एमडीएच मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। जब हमने वर्ल्ड कप जीता तो सिर्फ हमारी टीम नहीं जीती, पूरा देश जीत गया। उस पल हर खिलाड़ी और हर देशवासी गर्व महसूस कर रहा था। लेकिन ये जीत अचानक नहीं आई। वर्ल्ड कप के दौरान कोच और हमारा सपोर्ट स्टाफ हर टीम के आंकड़े और स्टैट्स इकट्ठा करते थे। इन्हीं आंकड़ों से हम रणनीति बनाते थे और फिर मैदान पर उतरकर उसे सच कर दिखाते थे। ठीक इसी तरह देश में जनगणना 2027 शुरू होने वाली है,
जब एन्यूमरेटर आपके घर आए, उनका स्वागत करें। वो आपसे पूछेंगे कुछ सवाल, आपके जवाबों से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े। फिर इन्हीं आंकड़ों के आधार पर देश बनाएगा नीतियाँ और योजनाएं, ताकि हर जन तक पहुँचे प्रगति और विकास। इसीलिए जब एन्यूमरेटर आपके घर आए तो उन्हें सही और सटीक जानकारी जरूर दीजिए, क्योंकि जैसे सही रणनीति से मैच जीता जाता है, वैसे ही सही आंकड़ों से देश आगे बढ़ता है। हमारी जनगणना, हमारा विकास। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और नए बदलते भारत की एक और तस्वीर। आत्मनिर्भर भारत की राह पर बढ़ते कदमों के बीच दवा उद्योग ने नई ऊंचाइयां छू ली हैं। भारत का फार्मा निर्यात 28 अरब डॉलर के पार पहुंचकर वैश्विक बाजार में देश की मजबूत होती पहचान का संकेत दे रहा है। यह निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 5.6% अधिक है। आत्मनिर्भर होने की दिशा में तेजी से बढ़ते देश ने एक और उपलब्धि हासिल की है। भारत का दवा निर्यात 2025-2026 में फरवरी तक 28 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 5% से अधिक है। भारतीय दवा निर्यात संवर्धन परिषद के महानिदेशक के राजा भानु ने कहा कि वर्तमान में लगभग 60 अरब डॉलर वाले इस क्षेत्र के 2030 तक बढ़कर 130 अरब अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। दरअसल राजा भानु हैदराबाद में भारत के फार्मा निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चिंतन शिविर औषधि निर्यात में वृद्धि के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल से फरवरी अवधि के दौरान निर्यात 28.29 अरब डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 5.6% अधिक है। पिछले साल की हमारी आंकड़े देखें तो 30.47 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ था, और इस साल अभी तक जो फिगर्स हमारे पास हैं तो अप्रैल से लेकर फरवरी तक वो हमारी 28.29 यूएसडी बिलियन डॉलर्स के 5.6% ग्रोथ दिखा रही है। इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि देश में फार्मा उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। नई चुनौतियों के बीच कैसे इस सेक्टर को और आगे बढ़ाया जाए, उस पर ध्यान दिया जा रहा है। फार्मा इंडस्ट्री आज के दिन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया में, 60 बिलियन डॉलर से बड़ी इंडस्ट्री है। हमारा एक्सपोर्ट में भी 30 बिलियन डॉलर से ज्यादा एक्सपोर्ट्स है। हम चाहते हैं कि इस गति को कैसे बरकरार रखें, और फार्मा सेक्टर में जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं, जो नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, नए क्षेत्र जो खुल रहे हैं, उसमें भी इंडिया की भागीदारी कैसे अग्रणी बनी रहे, आइदर वो बायोसिमिलर्स हो, बायोलॉजिक्स हो या इनोवेटिव ड्रग्स हो, उसमें हमारी इंडस्ट्री कैसे इनोवेटिव लीडरशिप रोल प्ले करे, उसके लिए हम लोग यहाँ चर्चा करने को इकट्ठित हुए। अगर भारत में फार्मा उद्योग की बात करें तो भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग मात्रा के हिसाब से वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा और मूल्य के हिसाब से 11वां सबसे बड़ा उद्योग है। उसका निर्यात 200 से अधिक देशों तक पहुँचता है। घरेलू बाजार का आकार 60 अरब अमेरिकी डॉलर है, जिसके 2030 तक 130 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। और अब बात करते हैं फार्मा निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की। सरकार ने केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत को वैश्विक बायो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए बायो फार्मा शक्ति का प्रस्ताव रखा। बजट में अगले 5 वर्षों में कुल 10,000 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है। साथ ही हाल ही में कई देशों के साथ हुए व्यापार समझौते के माध्यम से भारत का फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण निर्यात बढ़ा है। फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार PLI यानी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं के तहत विशेष ध्यान दे रही है। PLI योजनाओं के तहत बल्क ड्रग और मेडिकल डिवाइस पार्कों को बढ़ाया जा रहा है। बल्क ड्रग्स पार्कों को प्रोत्साहन देने की योजना के तहत आंध्र प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में 3 पार्कों को मंजूरी दी गई है।
फरवरी 2026 की स्थिति के अनुसार इन पार्कों की कुल परियोजना लागत 6,306.68 करोड़ रुपए से ज्यादा है। साथ ही उद्योग सहायता पहलों और अनुसंधान प्रोत्साहन उपायों के साथ मिलकर इन योजनाओं से मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का विस्तार किया जा रहा है। घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने से सक्रिय दवा सामग्री, API, प्रमुख शुरुआती सामग्री, KSM और ड्रग इंटरमीडिएट्स DI के 3,591 करोड़ रुपए मूल्य के आयात को रोकने में सफलता मिली है। हैदराबाद से सुरेखा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो न्यूज नाइट के अंत में एक और सार्थक सकारात्मक खबर देखिए। केंद्र सरकार का नक्सल मुक्त भारत का संकल्प अब किस तरह से पूरा हो रहा है। छत्तीसगढ़ में क्या कुछ बदलाव आया है, इस रिपोर्ट के साथ हम आपको छोड़े जाएंगे। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। कई दशकों से बीजापुर और बस्तर लाल आतंक का गढ़ माना जाता था, लेकिन इन दुर्गम इलाकों में अब शांति है। जहां कभी गोलियों और बारूद की गूंज थी, आज वहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयासों से विकास के रास्ते खुल रहे हैं। नक्सली आतंक का रास्ता छोड़कर अब शांति के रास्ते पर चल चुके हैं और जिन्होंने बंदूक नहीं छोड़ी वो दुनिया छोड़ चुके हैं। नक्सलवाद से निपटने के लिए सरकार ने कड़ी रणनीतियों को लागू किया और अब नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति नियंत्रण में है। इस समस्या को समूल नष्ट करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को बहुत कृतज्ञता से, दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने जो वादा किया था और उस वादे पर खड़े होते हुए लगभग बीजापुर से नहीं, पूरे बस्तर से, छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद की खत्म हो गई। नक्सली सरेंडर और टारगेट खत्म होने के बाद बस्तर के लोगों में एक नई उमंग, एक नई जोश देखने को मिल रहा है। मैं जहाँ जहाँ भी फ़ोन लगा रहा हूँ, हर जगह पे यही कह रहे हैं कि हमको मुक्ति मिल गई, हमको स्वतंत्रता मिल गई। वास्तव में आज़ादी की जो स्वतंत्रता था ना, उससे कई भारी नक्सलियों का था, लेकिन आज नक्सली बैकफुट में चले गए और अपने सरेंडर पॉलिसी के माध्यम से उन्होंने अपना समर्पण किया। घने जंगल, दुर्गम पहाड़ियां और सीमित पहुंच के कारण नक्सली यहां अपनी समानांतर सरकार चलाते थे। आम लोगों की जिंदगी भय और असुरक्षा के बीच गुजरती थी, लेकिन बीते 2 साल में सुरक्षा बलों के लगातार अभियान, आधुनिक रणनीति और स्थानीय सहयोग से हालात पूरी तरह बदल गए। 2 वर्ष में 300 ऑपरेशन हुए, 234 नक्सली मारे गए और 1336 गिरफ्तार हुए। वहीं सुरक्षा बलों के लगातार नक्सली क्षेत्रों में लोगों को समझाने के बाद 1081 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार से सरकार नक्सलों के खात्मे के साथ साथ जो जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर के, जो विकास को लेकर के, अंतिम व्यक्ति से लेकर चल रही है, कहीं ना कहीं प्रत्येक क्षेत्र के आदिवासी युवा उस विकास के साथ जुड़ भी रहे हैं, ये अपन को देखने को मिल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हालिया घोषणा के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि भारत अब नक्सलवाद के अंतिम चरण को पार कर चुका है। सुरक्षा बलों की कठिन मेहनत और सरकार की प्रभावी नीतियों ने नक्सलवाद को कमजोर कर दिया, जिससे अब देश को इस खतरे से मुक्ति मिल गई है। नक्सलवाद के खात्मे के साथ ही बीजापुर और आसपास के इलाकों में विकास की रफ्तार तेज हो गई है। नक्सलियों का जो तांडव था वो हम बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते। उसके चलते हुए आज जो सफलताएं मिली है, तो बीजापुर आज इतना शांत और इतना मतलब उसकी ओर मतलब बढ़ रही है, जो विकास की ओर, जो जिसमें सरकार का भी पूरी सहयोग है। जहां कभी नक्सलियों का प्रभाव था, वहां अब सड़कें बन रही हैं, स्कूल और अस्पताल खुल रहे हैं और रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। जनजातीय समाज जो दशकों तक हिंसा और शोषण का शिकार रहा, अब मुख्य धारा से जुड़ रहा है। सुरक्षा बलों की मौजूदगी और सरकार की योजनाओं के चलते स्थानीय लोगों में विश्वास बढ़ा है। रेड कॉरिडोर अब ग्रोथ कॉरिडोर में बदल रहा है, जिससे बीजापुर जैसे क्षेत्रों में निवेश, व्यापार और विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। बीजापुर से संतोष कुमार के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।